और आइए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों के बंटवारे नहीं हो पाए हैं। किस पार्टी के खाते में कौन सा विभाग जाएगा? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग जैसे अहम मंत्रालय किसके हिस्से में आएंगे, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। और इस बीच अब से कुछ ही देर बाद नीतीश की नई कैबिनेट की पहली बैठक शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में तय हो जाएगा कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। वहीं 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। इस दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किए जाएंगे और जो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे, और इसके बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। विधानसभा स्पीकर के चुनाव का फैसला काफी अहम है। तो विभागों के बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ जयराम जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, अभिषेक झा जेडीयू से, और नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आरजेडी से। स्वागत है आप सभी का। और मेरे सहयोगी अमिताभ पटना से सीधा हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। अब कैबिनेट की मीटिंग होनी है और काफी कुछ तय होगा विभागों को लेकर, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा सीटें उनकी आई हैं, किस तरह से देखें विभागों के बंटवारे को लेकर? क्या अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है सामने? देखिए वैसा सबसे पहली बात है कि इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लेकर लगातार सस्पेंस का जो दौर है वो खत्म होने का नाम है। आपको मंत्रियों के नाम को लेकर सस्पेंस था और सब कुछ लगा कि ये सब कुछ समान हो गया है, स्पष्ट हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शपथ ग्रहण के बाद करीब 14 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका और अभी तक जो नाम है कैबिनेट का जो बंटवारा हुआ है वो पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिल पाया है। कल देर रात शपथ ग्रहण समारोह के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा मिलकर करीब 2 से 3 घंटा तक इन लोगों की बैठक चली थी, नामों पे चर्चा हुई थी। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा तो था वो होम मिनिस्ट्री को लेकर था कि होम गृह मंत्रालय किसके पास होगा। इसके अलावा आज जब अब कुछ देर के बाद 11:30 बजे का समय निर्धारित है कि पहली कैबिनेट 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग 11:30 बजे से होगी और जिसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाना। हालांकि ये माना जा रहा है कि 23 नवंबर से वो सत्र चालू होगा और बुलाया जाएगा। और इससे पहले प्रोटेम स्पीकर के नाम की चर्चा आज जो फाइनल होगा कैबिनेट में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में आएगा। जीतन राम मांझी का नाम सबसे ऊपर है, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और उसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी के नंदकिशोर यादव का नाम लिया जा रहा है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कैबिनेट के पहले या कुछ देर के बाद ये विभागों का बंटवारा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किसके खाते में कौन सा विभाग मिला है। क्योंकि विभागों को लेकर जीत कम्युनिटी, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो या फिर जेडीयू के अंदर हो, और दोनों विधायक जो नेता है इस मामले में लगातार जीते हुए कल देर रात तक बैठक भी हुई थी। बिल्कुल। अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मेहमानों का रुख करें और सबसे पहले जयराम जी आप ही से अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है बीजेपी के 12 लोग थे कैबिनेट में 28 में से और जेडीयू के 18, लेकिन इस बार सीटें आपकी ज्यादा आई हैं, तो ये काफी चर्चा में है कि कैबिनेट में आपका दबदबा देखने को मिलेगा। देखिए, जनता ने बहुमत दिया है और हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा, पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा कि बिहार में विकास की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिस डबल इंजन सरकार की बात हमने चुनाव की रैलियों में की लगातार, उसको लेकर के जनता से वोट मांगा, तो उसका लाभ कैसे बिहार को मिले, बिहार कैसे प्रगति की राह पर आगे बढ़े, और जिन सारे चुनावी वादों को हमने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में शामिल किया था, उन सबको 5 साल के भीतर कैसे पूरा किया जाए। ये तो वादों की बात हुई, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा कैबिनेट का, ये तो बताइए। पिछली सरकार की तरह ही फॉर्मूले पे चलेंगे या इस बार आपको कैबिनेट में ज्यादा हस्तक्षेप चाहिए, बड़े पोर्टफोलियोज बीजेपी के पास होने चाहिए जनादेश के मुताबिक? फॉर्मूला जो कुछ होगा उसकी एक झलक तो आपको पहले जो हमारा मंत्रिमंडल का पहला जो गठन हुआ कल 15 मंत्रियों के शपथ ग्रहण में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उस समय तब की बात तब देखी जाएगी। फिलहाल तो 15 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और भाजपा की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री भी उसमें उन्होंने शपथ लिया। मंत्रियों का पोर्टफोलियो बहुत अच्छी बात आपने कही कि झलक तो आपने देख ली, और इसीलिए ये सवाल भी लाजमी है, हम इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या जो अहम पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी के पास जाएंगे। आपने कह दिया कि
झलक तो आपने देख ही लिया। अभिषेक झा जी, पिछली बार जो है, अगर हम अहम मंत्रालय की बात करें और खास तौर पर गृह मंत्रालय की बात करें, वो नीतीश जी के पास ही हमेशा रहा है। इस बार क्या बीजेपी, जिस तरह से अब 2 डिप्टी सीएम उनके हो गए हैं, तो क्या गृह मंत्रालय जा सकता है बीजेपी के पास? नीतीश जी के पास नहीं रहेगा, लेकिन उनका अनुभव है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, गठबंधन के अंदर जब हम होते हैं तो बहुत सारी बातों पर चर्चाएं होती हैं, लगातार मंथन चल ही रहा है। गठबंधन के शीर्ष नेता बैठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बेहतर हो सकता है बिहार के लिए और गठबंधन के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ये चर्चा का विषय है, चर्चा चल ही रही है। अब मीडिया के माध्यम से मैं अगर यहाँ कह दूं गृह विभाग मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये उचित नहीं है। आपको थोड़े समय का इंतजार करना चाहिए। पहले तो लोग संशय ये जाहिर करते थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएंगे और इस बहुत सारी भ्रामक बातें विपक्ष के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा फैलाई जाती थी। लेकिन आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री जी के अलावा 5 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शपथ लिया, 7 लोगों ने बीजेपी की तरफ से, एक वीआईपी, एक खाम के कोटे से लोगों ने शपथ लिया। तो हमारी सरकार जो है वो बहुत स्टेबल तरीके से बिहार के विकास के लिए चलेगी। हमारे लिए जरूरी ये था कि जनता का मैंडेट हमें पूरी तरीके से मिले। अभिषेक जी, यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं तो सीएम बनना ही नहीं चाहता था। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो अहम पोर्टफोलियोज हमेशा उनके अंतर्गत रहे, उसको लेकर भी वो कोई अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, जो उन्हें मिलेगा वो लेंगे? तो क्या अगर आरजेडी कहती है कि ये तो दिल्ली से सरकार चलेगी, तो फिर तो ये बात सही हो जाएगी ना, अगर अहम पोर्टफोलियोज को अपने पास नहीं रखेंगे तो? दोनों 2 विषय है। अब आरजेडी के लोग इस बारे में क्या बोलेंगे? भाई उनकी पूरी पार्टी चलती है जेल के अंदर से, रिमोट कंट्रोल से। कोटवार जेल से आदरणीय लालू जी जो सजा याफ्ता है वो चलाते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे और उनकी बातों का क्या मतलब निकालना है? उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है पूरी तरीके से। अब जनादेश का अपमान करके दिल्ली चले गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो वो बात अलग है। और दूसरी बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि संशय से, अब एक होता है गॉसिप का दौर, लोग रोचक बनाने के लिए चर्चा को कुछ भी बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा समन्वय है एनडीए के अंदर। भाजपा ये गॉसिप की बात नहीं है, ये एक मजबूत सरकार की और सुशासन की बात है, जिसके वादे और दावे के साथ आप सत्ता में आए हैं। मैं चाहूंगी नवल किशोर जी, क्या लग रहा है आपको? पर हम खरे उतरेंगे। जो बात जयराम जी ने कहा कि आपको झलक तो दिख गई है, इससे क्या साफ हो रहा है कि दिल्ली से सरकार चलेगी, जो अहम फैसले हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में होंगे और फैसला उनका होगा? नवल किशोर जी, को अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार ने खुद 2014 लोकसभा के बाद एक नैतिकता के आधार पर मानक तय किया था और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। वैसे नैतिकता में अंतिम गिरावट उन्होंने दिखाई है इस चुनाव के बाद, जहां पर कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तमाम मुख्यमंत्री जो कि यूपी से आकर, प्रधानमंत्री और कम से कम 20 केंद्रीय मंत्री आकर बोले कि एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार है, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने उसको तीसरे स्थान पर रखा है, वोट शेयर में भी और सीटों की संख्या में। अब आप देखिए उनके सत्ता का चरित्र बदल गया है, सत्ता के बगैर वो रह नहीं सकते हैं। पूरे बिहार में यह वो इसके लिए प्रसिद्ध है कि वो कुर्सी कुमार हैं, तो कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले वो बैकडोर पॉलिटिक्स करते थे, अब टैक्टिक पॉलिटिक्स करेंगे। अब बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। बीजेपी ने उनके इच्छाओं के बावजूद उनके डिप्टी सीएम, जिनको कहा जाता था कि सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं है, अभिषेक जी, नवल किशोर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कुर्सी कुमार कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ एक रबर स्टैंप होंगे, उनका कोई दखल नहीं होगा सरकार में। अभिषेक जी, देखिए, एक्शंस विल स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आने वाला वक्त तो इनको एक कड़ा जवाब दे ही देगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार की जनता ने इनको सबक सिखा दिया है, उसके बावजूद भी इनके विचारधारा को जनता नहीं आया। अभिषेक झा, कम से कम जनता का अपमान मत कीजिए। बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा 23% लोगों ने वोट किया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आपको तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। आपके नेता को बात करने नहीं आता है, बात नहीं किया, जनता के सामने वो अनर्गल बातें की, घटिया बातें की और उनको आप नेता मानते हैं। अब उनका अंत में आ गया, अंत भला तो सब भला, लेकिन उनका अंत भला नहीं हुआ। अंत में सब लोग जानते हैं कि भाइयों के भरोसे लोजपा ने चुनाव लड़ा और आज से ग्रसित होकर जेडीयू के कैंडिडेट्स का वोट काटा, वोट कटवा की भूमिका निभाई और आप लोग की बी टीम बनकर उन्होंने सवाल लेकिन यहाँ गौण हो रहा है। अभिषेक जी, नवल किशोर जी, जो अहम सवाल हम पूछ रहे हैं, आज कैबिनेट
कि मीटिंग है, उसमें से कई बातें निकलकर छनकर सामने आ जाएगी, लेकिन डिप्यूटी सीएम को लेकर जो सस्पेंस देखने को मिला था, अगर ठीक उसी तरह से कैबिनेट बंटवारे को लेकर भी सस्पेंस देखने को मिले तो साफ है कि आखिर में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस पर आप जवाब दीजिए अभिषेक जी कि नीतीश कुमार के हाथ में पावर एक्सरसाइज कितना होगा। ये बहुत अहम है कि वो क्या, जिस तरह से आरजेडी के वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्या वही हालत बीजेपी के साथ भी होगी? देखिए, आरजेडी के वक्त जो स्थिति थी वो बहुत अलग थी। आरजेडी में जो लोग थे पहले से मंत्रिमंडल में, उन लोगों ने अपनी पुरानी संस्कृति की झलक दी थी। कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तेजस्वी यादव जी पर इतना बड़ा आरोप लगा, आईआरसीटीसी के घोटाले में उनका नाम आया, तेजस्वी यादव जी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने कई बार उनसे पूछा, तब जाकर राजद से अलग होने का फैसला जनता दल यूनाइटेड ने लिया। और जहां तक आप बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा जदयू के बीच करार है, कोई दरार नहीं है। हमारा नेचुरल अलायंस उनके साथ कई वर्षों से रहा। तो नेचुरल अलायंस है तो उन्हें पूरा पावर दीजिए ना। ये बात तो आप बताइए जयराम जी कि जो आपने तो शुरुआत ही इस बात से की कि आपने झलक देख ली है कि सरकार कैसी होगी, कैबिनेट कैसा होगा। तो फिर नीतीश कुमार के नाम पर शुरू से ही आप अगर इतने आश्वस्त थे कि यही हमारे नेता हैं, यही हमारे सीएम हैं, तो उनके हाथ में वो पावर दीजिए ना। ठीक है, 2 डिप्यूटी सीएम उनकी सहायता के लिए, लेकिन कैबिनेट को लेकर तो सीधे तौर पर ये बात होनी चाहिए कि नहीं, वो सर्वे सर्वा होंगे, जो फैसला वो लेंगे। मैं तो पुनः यही कहूंगा कि आप कुछ समय इंतजार करिए ना, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप अभी 1-1.5 घंटे में आपको ये सारी चीजें भी पता चल जाएंगी कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। और जो इन्होंने कहा कि एक्शन काम बोलेगा, देखिए ये नीतीश कुमार जी हमारे साथ कोई पहली बार तो बन नहीं रहा। ये गठबंधन, हमारा गठबंधन बहुत पुराना है और जब भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार है, हमने कहीं भी रिमोट से सरकार चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लंबे वर्षों से मीडिया ने भी देखा है कि किस प्रकार से रिमोट से प्रधानमंत्री तक चलाए जाते थे। तो एक आशंका सी मन में बनी है। लेकिन आप एनडीए का पिछला रिकॉर्ड देखिए, हाल फिलहाल में भी तो अभी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे और एनडीए का सरकार चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी हमारे बीच में कोई गलत फहमी नहीं रही। शासन करने के बाद आप अरे ये लोगों ने तो ये भी देखा था ना, और लोगों के सामने में जो झूठ बोला, देखा था 2010 में आप किस पोजीशन में आ गए थे। 15 में इन्हीं नीतीश जी के नाम पर आ गए। लालू जी तो खत्म हो गए थे, राजद खत्म हो गया था, नीतीश जी के कृपा से मुख्यमंत्री बन गए थे आपके नेता। नीतीश जी के कृपा से बने थे। नीतीश जी ने वो भूल नहीं की होती ना, तो आज राजद नहीं होता फिर से। अब आप चुनाव के बाद चुनाना शुरू कर। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के पास आरजेडी के साथ काम करने का भी अनुभव है और अब बीजेपी के साथ कदम ताल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किस तरह से कैबिनेट का बंटवारा होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है और हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।